हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और आज है 17 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज़पेपर उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। ये चारों आर्टिकल्स बहुत अच्छे हैं। जो छोटे छोटे आर्टिकल दिए गए हैं ये देखने में छोटे लग रहे हैं बट इनमें कंसेप्ट यहाँ पर निकल करके आते हैं। ये वाला आर्टिकल भी बहुत अच्छा है, सही है। यहाँ से भी कुछ पॉइंट्स निकलते हैं और यहाँ से भी कुछ पॉइंट्स निकलते हैं। ये वाला खास नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पहला आर्टिकल यहाँ पर आपको दिया गया है, लिखा हुआ है फिश कम्युनिकेशन। अब ये आर्टिकल वैसे तो हमारे काम का नहीं बनता क्योंकि फ़िश कम्युनिकेशन ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा किस तरीके से फ़िश कम्युनिकेशन करती हैं वगैरह वगैरह चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज़ किया गया है और जो डिस्कवरी यहाँ पर हुई है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर है। कंसेप्ट का नाम है स्पेशिएशन का कंसेप्ट, ठीक है। SPECIATION, स्पेशिएशन का कंसेप्ट। अगर आपने कंसेप्ट अपने एनवायरनमेंट इकोलॉजी के सिलेबस में नहीं पढ़ा है तो ये आपकी गलती नहीं है क्योंकि ये पढ़ाया ही नहीं जाता, ठीक है। जब यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा उसके बाद इंक्लूड किया जाएगा सिलेबस के अंदर, तब तक ये कंसेप्ट नहीं पढ़ाया जाता। आप देखो कि कहाँ पर फिट होता है आपके सिलेबस में। जब आप ये चीज़ें पढ़ रहे होते हो, ठीक है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी के अंदर, तो वहीं पर ही कंसेप्ट आता है जिसका नाम है स्पेशिएशन। ओके, एडेप्टेशन, वेरिएशन, इवोल्यूशन, स्पेशिएशन, एक्सटिंक्शन, ये सब एक जैसे कंसेप्ट यहाँ पर हैं। तो इसी में से आपका स्पेशिएशन का कंसेप्ट निकल करके आता है और ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भूलना नहीं है। अब हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो, कोई भी स्पीसीज़ है उसका सर्वाइवल टिका हुआ है स्पेशिएशन पर, उसका एक्सटिंक्शन भी यहाँ पर होगा। अब ये जो स्पेशिएशन नाम की टर्म है ये बेसिकली आपकी बताती है कि स्पीसीज़ किस तरीके से फॉर्म यहाँ पर होगी। अलग अलग तरीके की स्पीसीज़ होती हैं, उन स्पीसीज़ में स्प्लिट होता है, ठीक है। ये टर्म भी आप याद रखना। अगर स्पीसीज़ की पॉपुलेशन में स्प्लिट यहाँ पर हुआ है तो स्पेशिएशन का काम यहाँ पर होगा, मतलब दिस स्प्लिट लीड टू स्पेशिएशन। ओके, टर्म बहुत ही सिंपल है, लिखा हुआ है स्पेशिएशन, यानी कि स्पीसीज़ का फॉर्मेशन करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन, स्पेशिएशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज़ आर फॉर्म्ड। जिससे नई स्पीसीज़ यहाँ पर निकल करके आती हैं उस प्रोसेस को कहते हैं स्पेशिएशन। और एवोल्यूशन इज़ द मैकेनिज्म बाय विच स्पेशिएशन इज़ ब्रॉट अबाउट, यानी कि एवोल्यूशन एक पार्ट हो जाता है स्पेशिएशन का। पूरी स्पीसीज़ का फॉर्मेशन स्पेशिएशन कहलाता है और उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट से उसका एडेप्टेशन एवोल्यूशन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो एवोल्यूशन जो है वो आपका स्पेशिएशन के अंदर में हो जाता है। ओके, तो ये टर्म यहाँ पर याद रखिएगा। एक स्पीसीज़ कंप्राइज, स्पीसीज़ के अंदर कई सारी पॉपुलेशंस होती हैं। ओके, अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन होती हैं। ऑफन डिफरेंट पॉपुलेशन, एक ही स्पीसीज़ की कई सारी जो पॉपुलेशन है वो आइसोलेट हो सकती हैं। हो सकता है कि एक बड़ी दरार आ जाए और आधी पॉपुलेशन इधर रह जाए, आधी पॉपुलेशन इधर रह जाए। तो जो इधर की पॉपुलेशन है कुछ सालों के बाद इधर की पॉपुलेशन से अलग हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आपकी दो नई स्पीसीज़ क्रिएट हो जाएंगी जबकि वो सिंगल स्पीसीज़ के रूप में यहाँ पर थी। अब ये दरार यहाँ पर क्रिएट हुई, ये होता है जियोग्राफिकल बैरियर। ओके, इसको कहते हैं हम जियोग्राफिक आइसोलेशन, जियोग्राफिक बैरियर। ये आपका एक फिजिकल बैरियर हो सकता है, एक माउंटेन हो सकती है, हो सकता है एक रिवर क्रिएट हो जाए, कोई ओशियन यहाँ पर आ जाए। ओके, तो इस तरीके से स्पेशिएशन यहाँ पर होगा। एक ही स्पीसीज़ दो अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर बढ़ जाएगी और कुछ समय बाद यहाँ पर उनका इस तरीके से दो स्पीसीज़ क्रिएट होंगी जिसको कहेंगे हम स्पेशिएशन। ये आपका मैंने बताया जियोग्राफिकल बैरियर के कारण तो होता ही है, साथ ही साथ इकोलॉजिकल आइसोलेशन हो सकता है या फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो सकता है। और अब इस आर्टिकल के अंदर एक और चीज़ यहाँ पर दी गई है जिसका नाम है लिंग्विस्टिक आइसोलेशन, यानी कि लिंग्विस्टिक स्प्लिट। ओके, तो जो लिंग्विस्ट, यानी कि यहाँ पर आप जो ब्लैंक है यहाँ पर आप लिख सकते हो लिंग्विस्टिक आइसोलेशन या लिंग्विस्टिक स्प्लिट। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है कि ब्लाइंड फिश हैं, उनकी पॉपुलेशन जो है दो अलग अलग केव में यहाँ पर देखी गई। तो पता चला कि एक ही फिश की दो अलग अलग पॉपुलेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग देखने के लिए मिली, ठीक है। दो केव्स में एक ही स्पीसीज़ यहाँ पर देखी गई। पता चला इस केव में अलग प्रॉपर्टीज़ हैं उस फिश की, इस केव में अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो केव बैरियर है ये भी आपका इस तरीके से वर्क करेगा। तो ये लिंग्विस्टिक स्प्लिट के कारण हुआ। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट था, ये आपको पता होना चाहिए था। आगे चलते हैं और ये सब कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, बाकी के भी देख लो, यहाँ पर ये सब चीज़ें भी होती हैं। उसके बाद आगे है आर्टिकल लिखा हुआ है थर्मल बैटरीज। आर्टिकल सही है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस थर्मल बैटरीज। तो थर्मल बैटरीज कन्वेंशनल बैटरीज की तुलना में अलग होती हैं। ओके, कन्वेंशनल बैटरीज अलग होती हैं, उसमें एनोड और कैथोड आप लगाते हो, उनके बीच में आयन ट्रांसफ़र होते हैं जिसकी वजह से आउटर एरिया में जो है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वायर में यहाँ पर बहती है। ये ऐसा वर्क नहीं करते, इसमें सिस्टम अलग होता है।
थर्मल बैटरीज जो हैं वो थर्मल फोटोवोल्टिक के सिद्धांत पर यहाँ पर वर्क करती हैं। थर्मल फोटोवोल्टिक में होता क्या है कि हम एक मेटल लेते हैं, वो लिक्विड हो सकती है, वो सॉलिड हो सकती है, उसके ऊपर हीट को यहाँ पर हम डालते हैं। जब मेटल पर हीट डाली जाती है तो यहाँ से आपके फोटोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं और इन फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर करके आप वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाते हो। तो थर्मो फोटोवोल्टिक का कंसेप्ट यहाँ पर याद रखना कि इसके अंदर जो है वो फोटोन्स जो इमिट हुए यहाँ से, उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाने की कोशिश करते हैं। जो फोटोन यहाँ से रिलीज हुए उनसे इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। जैसे आपका सोलर सेल यहाँ पर वर्क करता है, सोलर सेल आपका सनलाइट को सीधे पावर में यहाँ पर कन्वर्ट करता है, ऐसे ही आपका थर्मो फोटोवोल्टिक वर्क करता है, ये आपका हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। 1960s से इनका एवोल्यूशन यहाँ पर शुरू हुआ। इनकी एफिकेसी बहुत कम थी, ठीक है, इनकी क्षमता बहुत कम थी। अब यहाँ पर पता चला है 30% तक क्षमता को हमने इनकी यहाँ पर बढ़ा दिया है और इसके जरिए जो फोटोन हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। इससे क्या फ़ायदा होगा? देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो आपकी थर्मल बैटरीज़ हैं इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ये जो आपकी थर्मल बैटरीज़ हैं ये बेसिकली एक तरीके से रिजर्व बैटरी का काम यहाँ पर करती हैं। इन थर्मल बैटरीज़ के अंदर जो हीट है उसको आप स्टोर करके रख सकते हो, एक तरीके से एनर्जी स्टोरेज का वर्क यहाँ पर करती हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज ख़त्म हो गए, लाइक सन की एनर्जी यहाँ पर ख़त्म हो गई, एक तरीके से हाइपोथेटिकल फिनोमेना अगर आप यहाँ पर समझें, या फिर आपने मतलब कोई वॉर यहाँ पर हुई, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पर भी आपके इस तरीके की बैटरीज डेवलप करनी यहाँ पर शुरू कर दी गई थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी कि जहाँ पर भी एनर्जी इनसिक्योरिटी है वहाँ पर ये बैटरीज यूज़ की जा सकती हैं, क्योंकि इनको आप रिजर्व बैटरी के रूप में यहाँ पर देखते हो। ओके, तो ये सब कंसेप्ट आपको याद रखने कि थर्मल बैटरीज इस तरीके से यहाँ पर वर्क करती हैं। और इसमें जो हैं वो हम फ़िलहाल क्या कर रहे हैं कि जो सरप्लस विंड है या फिर सोलार इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारे पास बची, उसके ज़रिए हम किसी मेटल को यहाँ पर गर्म करेंगे, वहाँ से फोटोन निकालेंगे और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम यहाँ पर करेंगे। तो ये सब काम यहाँ पर होंगे, इससे इसकी इफिकेसी 30% यहाँ पर बढ़ गई। बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थर्मो फोटोवोल्टिक का सिद्धांत क्या है? और ज़्यादा आपको इसके बारे में जानना है, 2018 का इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, लिखा हुआ है साफ साफ, थर्मल बैटरी प्लांट अनवील किया गया आंध्र प्रदेश के अंदर, व्हाट इज़ थर्मल बैटरी। तो यही चीज़ें हैं और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा, आप देख सकते हो। एक वीडियो भी यहाँ पर आपकी दी गई है इस पेज पर, 5 मिनट की वीडियो है, वो भी काफ़ी खूबसूरत वीडियो यहाँ पर आपकी बनाई गई है। ओके, इस आर्टिकल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रोल ऑफ क्लाइमेट। तो इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज ने ह्यूमन एवोल्यूशन को यहाँ पर जन्म दिया, ठीक है। किस तरीके से अलग अलग ह्यूमन जो हैं वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में यहाँ पर हुए, उसमें क्लाइमेट का रोल यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो ये तो हमें पता था, ये सभी को पता था। अब स्टडी यहाँ पर जो है वो एविडेंस जुटाने के लिए हुई कि हाँ भाई इसके ऊपर कुछ सिद्धांत हमें देखने के लिए मिल जाएँ। ओके, तो 2 मिलियन ईयर्स तक का इन्होंने सिमुलेशन यहाँ पर तैयार किया, क्लाइमेट मॉडल यहाँ पर तैयार किया, जिसमें इन्होंने ये बताया कि प्लेनेट की कंडीशन टेम्परेचर के हिसाब से जो ह्यूमन है उसका एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। ठीक, आप देख सकते हो लगभग 2 लाख ईयर एगो पहले होमो सैपियंस जो है वो अफ्रीका में इवोल्व हुए और फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर पानी कम हुआ, जिसकी वजह से ये अलग अलग जगहों पर माइग्रेट करना शुरू कर दिए, ठीक है। या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से कोल्ड एनवायरनमेंट में जाना शुरू किया, और भी अदर रीजन्स यहाँ पर हो सकते हैं जिसकी वजह से ये इधर उधर मूव हुए। तो दिस इज़ द क्लाइमेट का रोल जो कि हमें जो है वो ह्यूमन एंसेस्ट्री को शेप करने में यहाँ पर नज़र आया। ओके, तो ये आपको पता चलेगा कि मॉडर्न डे जो ह्यूमन स्पीसीज़ यहाँ पर आई हैं वो इमरजेंस हैं, वो उत्पन्न हुई है क्लाइमेट चेंज के कारण। और ये क्लाइमेट चेंज किस तरीके था, तो ये क्लाइमेट चेंज ह्यूमन इंड्यूस नहीं था, ये क्लाइमेट चेंज था एस्ट्रोनॉमिकली फोर्स्ड पास्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये टर्म यहाँ पर याद रखिएगा, ये एस्ट्रोनॉमिकली फोर्स था। एस्ट्रोनॉमिकली का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है अर्थ की एक्सिस टिल्ट हुई हो या फिर अर्थ के ऑर्बिट चेंज हुए हों, ओके, या फिर आप और भी चीज़ें देख सकते हो, कुछ ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज यहाँ पर हुए हों। तो ये सब जो एस्ट्रोनॉमिकल फोर्स्ड पास्ट क्लाइमेट चेंज है, इसकी वजह से एंशियंट ह्यूमन जो यहाँ पर रहते थे उनकी हैबिटेट चेंज हुए, उनके फूड प्रेफरेंसेस चेंज हुए और उनके लिए जो एडेप्टेशन का टाइम था वो भी सब यहाँ पर चेंज हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने मूव करना शुरू किया और आज हम देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पर देखने के लिए मिले। एग्जाम्पल भी दिया गया था, जैसे होमो हेडलबर्जेनेसिस की बात करें या निएंडरथल की बात करें, ये माइग्रेट कर गए फ्रॉम नॉर्दर्न यूरोप से माइग्रेट करे, क्योंकि आइसेज वहाँ पर आई जिसकी वजह से रीजन कोल्ड हो गया, ड्राई हो गया और वहाँ रहना मुश्किल हो गया। तो इसकी वजह से ये मेडिटेरियन में शिफ्ट हो गए जहाँ पर इनको एनफ फूड अवेलेबल था। भाई ये तो सिंपल सी बात है, ये तो हमें पता थी। फिलहाल इस स्टडी के अंदर जो है एविडेंस जुटाने की कोशिश की गई और ये काम आपके लिए बताया गया, आपको भी याद रखना है। उसके बाद लिखा हुआ ट्रैकिंग वाइल्ड लाइफ, ये एक तरीके का लीच है, ठीक है, LEECHES कहते हैं इनको।
और ये बेसिकली जो है वो ब्लड को सक करते हैं एनिमल्स से, ब्लड को सक करते हैं एनिमल से। स्टडी जो हुई है वो चाइना के हाई एल्टीट्यूड रेंज में यहाँ पर हुई है, और इसने जो है वो मतलब कई सारी स्पीसीज़ का जो ब्लड है वो इसके अंदर में यहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि ब्लड को ही सक करते हैं। अब ब्लड जो है वो इसके अंदर यहाँ पर है, यानी कि उन पर्टिकुलर स्पीसीज़ का डीएनए भी इसके अंदर में यहाँ पर मौजूद है। तो अगर आप एक लीच को यहाँ पर पकड़ते हो तो उससे लगभग 86 डिफरेंट स्पीसीज़ के बारे में आपको यहाँ पर पता लग जाता है, जिसकी वजह से हमें ये पता लग सकता है कि इस इलाके में और कौन कौन सी स्पीसीज़ मौजूद हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट को नहीं पता, लेकिन इस लीच को यहाँ पर पता है। बात समझ गए क्या होना है? तो इस तरीके से हम वाइल्ड लाइफ को ट्रैक करते हैं। तो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसके ब्लड से, ओके, जो भी इसने दूसरों का यहाँ पर लिया है, ओके, उस ब्लड से हम यहाँ पर डीएनए को निकालते हैं और ये सब काम यहाँ पर करते हैं। तो ये सब चीज़ें हेल्पफुल होती हैं, आप डीएनए ट्रैकिंग कर सकते हो इसके ज़रिए, और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में ये चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं। उसके बाद आगे आर्टिकल है, लिखा हुआ है वाई कैट एंड डॉग्स आर लेस ससेप्टेबल टू ओमिक्रॉन। ये 1 2 3 4 5 6 ये 7 पैराग्राफ आपको यहाँ पर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी काम की स्टडी नहीं है, इतनी भी काम की स्टडी नहीं है, ओके। इसके अंदर आपको बेसिकली ये बताया गया है, चाइना ने क्या किया कि बहुत सारे पेट डॉग्स थे, पेट कैट्स थे जिनमें पॉजिटिविटी यहाँ पर पाई गई ओमिक्रॉन में, उनको यहाँ पर मार दिया, ठीक है। अब तो स्टडी यहाँ पर हुई कि भाई ऐसे कैसे मार दिया, ठीक है, इनमें तो कोई सी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं देखने के लिए मिलता, लेस ससेप्टेबल है ओमिक्रॉन के बारे में। तो इसके बारे में ये बताया गया है। इन्होंने ये बताया कि कैट्स और डॉग्स जो हैं उनमें आसानी से ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, आसानी से इफेक्ट यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता, ओके। ये बात इन्होंने बताई। इन्होंने ये भी बताया कि अगर इन्फेक्ट होगा भी तो वायरल लोड बहुत ही कम होगा, मतलब वायरस का जो सिनेरियो है वो बहुत ही कम होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है उसमें, ओके। इन्होंने ये भी बताया कि उसमें कोई भी सिम्टम्स भी यहाँ पर दिखाई नहीं देते डॉग्स में, कैट्स में। इन्होंने ये भी बताया कि ओमिक्रॉन से तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से बहुत ज़्यादा खतरा है। आप देख सकते हो लिखा हुआ है हाईली ससेप्टेबल, ओके। तो ये चीज़ बताई। इन्होंने ये भी बताया कि इसका जो रीज़न है, देखो हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है, बट हम एक बार में पढ़ लेते हैं, बस इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। वन पॉसिबल रीज़न फॉर लो बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ ओमिक्रॉन, मतलब ओमिक्रॉन का इन पर असर क्यों नहीं होता, इसके पीछे का एक रीज़न ये है कि बिकॉज ऑफ द पॉसिबल माउस ओरिजिन ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट। कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो पॉसिबल ओरिजिन है वो माउस है, और माउस में ये ओरिजिन हुआ है जिसकी वजह से इनकी जो बाइंडिंग पावर है पेट्स पर, यानी डॉग और कैट पर, वो यहाँ पर कम हो जाती है। वो किस तरीके से कैसे है, नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक डिवाइस तैयार की गई है जिसका नाम है इंस्पेक्ट IR कोविड-19 ब्रीथलाइजर, ओके। इसमें बेसिकली आपकी सिर्फ सांस के जरिए, आपकी ब्रीथ के जरिए पता लगाया जा सकता है कि आप पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। तो कोविड-19 के डिटेक्शन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपकरण यहाँ पर तैयार किया गया है। ये इस तरीके का सूटकेस टाइप उपकरण है। यहाँ से आप ब्रीथ अंदर दोगे और यहाँ पर जो स्क्रीन है वहाँ पर पॉजिटिविटी या निगेटिविटी के सिनेरियो लिखे हुए आ जाएंगे। तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रखना। ऐसी पहली डिवाइस बनी है जो कि सिर्फ ब्रीथ सैंपल से ही कोविड-19 इन्फेक्शन का पता लगा सकती है। इसका नाम आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। ये सब इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी काम का नहीं है, बट इसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो 91% तक चांसेस हैं कि ये आपको इसके बारे में जानकारी दे देगी, मतलब इसकी एक्यूरेसी जो है वो 91% है। और अगर निगेटिव टेस्ट सैंपल्स यहाँ पर हैं तो 99% तक जानकारी आपको दे देगी। ये भी चीज़ें काम की नहीं है, बट आपको जैसे इसका नाम भी याद रखोगे तो भी चलेगा, सफिशिएंट है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है वेव लाइक फेज ऑफ इलेक्ट्रॉन सीम्स टू फैब्रिकेट डिवाइस, और यहाँ पर एक नए तरीके का मटेरियल डेवलप किया गया जिसका नाम है ट्विस्टेड बाइलेयर ग्रेफीन, ओके। मटेरियल डेवलप किया गया और ये मटेरियल जो है वो हैज़ बीन नोन टू शो एक्जोटिक फेजेस रेंजेस फ्रॉम इंसुलेटर टू द सुपर कंप्यूटर। ये जो मटेरियल है वो आपका इंसुलेटर में यूज़ किया जा सकता है, ये मटेरियल आपका सुपर कंप्यूटर में यूज़ किया जा सकता है। इसका मतलब हम इसकी जो यूनिक प्रॉपर्टी हैं उसको यहाँ पर इग्नोर मारने की कोशिश करेंगे। हमें इतनी डिटेल में इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर नहीं पढ़नी। आप जस्ट इसको इतना समझो कि इंसुलेटर और सुपर कंप्यूटर्स के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होगे आधा आर्टिकल तो यहीं पर ही खत्म कर दिया तो फिर पढ़ाएंगे क्या। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है व्हाइल इट इज़ स्टिल अर्ली टू टॉक अबाउट इट्स एप्लीकेशन के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, यानी कि पिछले जो 2 पैराग्राफ हैं उसमें सिर्फ बोल बच्चन वाली बातें हैं। आप जस्ट इतना समझ सकते हो कि जहाँ पर भी ग्रेफीन का यूज़ होता है उस जगह पर हम ट्विस्टेड बाइलेयर ग्रेफीन का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, ओके। पहला आर्टिकल ये वाला यहाँ तक आपके किसी काम का नहीं। यहाँ पर स्टडी किसने की, कैसे की, ये बताया गया है। ISC बेंगलुरु के कुछ छात्र यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। आपको ग्रेफीन के बारे में पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा पहले ग्रेफीन के बारे में जान लेते हैं। यहीं पर ही लिखा हुआ था ग्रेफीन बेसिकली कार्बन का ही एक कह सकते हैं कि
एक तरीके का फीचर है। कई सारे कार्बन के एटम्स को मिला करके एक 2 डायमेंशनल मटेरियल शीट यहाँ पर तैयार की जाती है। याद रखना ये एक सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स होती है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं। ये वाली इमेज को देखिएगा, सिर्फ ये ग्रेफीन की इमेज है। इसमें ये जो आपको ब्लू कलर के डॉट्स दिख रहे हैं ये कार्बन के डॉट्स हैं, और आपको मिलेगा कि एक सिंगल लेयर है, यानी इसके आगे पीछे कोई लेयर यहाँ पर और मौजूद नहीं है। इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो हेक्सागोनल तरीके से होता है, और इस अरेंजमेंट को ही आप कहते हो लैटिस। ओके, तो ये जो है वो आपका इस तरीके से बनता है। ये जो संरचना है कार्बन के अणुओं को जोड़ करके हेक्सागोनल तरीके से बनाई गई, इसको कहते हैं ग्रेफीन। अगर इस ग्रेफीन की 2-3 शीट लेकर के हम इस तरीके की संरचना बना लें तो इसको कहते हैं ग्रेफाइट। ओके, ये पहली परत हो गई, ये दूसरी परत हो गई, ये तीसरी परत हो गई, ऐसी और नीचे जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका ग्रेफाइट। अगर हम इसको फोल्ड कर लें तो ये बन जाती है कार्बन नैनो ट्यूब। अगर हम इसको बॉल की संरचना की तरह बना लें, फुटबॉल की तरह, तो ये बन जाती है आपकी फुलरीन, यानी कि कार्बन 16। ओके, तो यहाँ पर आप इस सारे पॉइंट को याद रखोगे कि ग्रेफीन के इम्पोर्टेंस ये रहा आपके सामने। उसके बाद ग्रेफीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और अलग अलग मटेरियल के साथ कंबाइंडली भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और ऐसा ही एक नया मटेरियल और बनाया गया है जिसका नाम है ट्विस्टेड बाइलेयर ग्राफीन। तो अब इसके नीचे आप एक और चौथा डंडा लगा करके यहाँ पर लिख सकते हो ट्विस्टेड बाइलेयर ग्रेफीन के बारे में। ओके, अब यहाँ पर बताया गया है कि ये किस तरीके से बनाई जाती है। तो हमने देखा कि एक के ऊपर एक संरचना रख के इस तरीके से अगर आप बनाते हो तो ग्रेफाइट हो गया, फोल्ड कर दिया तो नैनो ट्यूब हो गई, फुटबॉल की तरह मोड़ दिया तो फुलरीन हो गई। ये किस तरीके से बनेगा? तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको इसकी 2 लेयर उठानी है। ठीक है, 2 लेयर उठानी है, एक ये रही, एक ये रही। इन दोनों लेयर को एक के ऊपर एक रख देना। ठीक है, लेयर ऑफ ग्रेफीन ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर सच दैट ये वेल अलाइन हो। तो ठीक है, इनको बिल्कुल एकदम इस तरीके से रखना है कि ऐसी लगे कि एक ही है। ठीक, अच्छे तरीके से रखना है। और उसके बाद एक लेयर को जो है वो ट्विस्ट कर देना है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा ट्विस्टेड बाइलेयर ग्रेफीन। ओके, तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। अब एंगल क्या होना चाहिए, ये हमारे काम का नहीं। ओके, अब इसका जो ये लैटिस बनेगा, ये पैटर्न बनेगा, इसको कहेंगे हम मोइरे पैटर्न्स। ये भी आपके काम का नहीं, बट ठीक है, दिया गया है टर्म तो यहाँ पर देख लिया। ओके, तो ये जो मोरे पैटर्न्स हैं ये आपके बेबी फिंगर लाइक पैटर्न्स के रूप में यहाँ पर बन जाते हैं, और इसकी वजह से ये आपका अदर यूजेस में भी यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। ओके, तो यही चीज़ें हैं, बस इतना जानना सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आप यहाँ पर जानने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि अभी इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए आप भी इतना ही देखोगे जितना यहाँ पर दिया गया है। तो इंसुलेटर, सुपर कंप्यूटर वगैरह में इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। ग्रेफीन के अलग ही फ़ायदे यहाँ पर हैं। आप जस्ट इतना याद रखो कि ये सब चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही हैं। उसके बाद लिखा हुआ है ए बेटर मिलेट फॉर पोटेंशियल आयरन डेफिशिएंसी। ये आर्टिकल अच्छा है। इस आर्टिकल के अंदर में बेसिकली ये बताया गया है कि जो आयरन की डिफिशियंसी है वो पूरी इंडिया में नहीं पाई जाती। देखो 2-3 पॉइंट यहाँ पर समझो। आयरन की जो कमी है वो पूरी इंडिया में नहीं पाई जाती, यानी यूनिवर्सल नहीं है इंडिया के अंदर। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये बताई गई है कि आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो आपकी बेसिकली आयरन की कमी की वजह से नहीं है। ठीक, ये बात भी आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि जो आयरन की डेफिशिएंसी है वो आयरन की कमी की वजह से नहीं है, यानी आयरन इनटेक लोगों में काफ़ी है, इनटेक सही है, इनटेक काफ़ी है, लेकिन कमी नहीं है हमारे पास। ठीक है, लोगों के शरीर में आयरन की कमी हो सकती है, लेकिन जो हम खाते हैं, जो हमारी डाइट है, उसमें आयरन की कमी नहीं है। ओके, यहाँ पर तीसरी जो बात यहाँ पर बताई गई है, कहते हैं कि आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ एनीमिया जो है वो एनीमिया सिर्फ कार्बन की कमी, आयरन की कमी से नहीं होता। एनीमिया के होने के पीछे कई और एलिमेंट भी होते हैं, लाइक कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, डाइटरी फाइबर्स हैं। ओके, इम्प्रॉपर तरीके से विटामिन लोगे, फोलिक एसिड लोगे तो ये आपका एनीमिया भी हो जाएगा। तो सिर्फ आयरन ही एनीमिया का कारण यहाँ पर नहीं बनता। 3 पॉइंट आपको यहाँ पर इसमें बताए गए, पहले मैं इनको डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर ये बताया गया कि इंडिया में देखो यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है कि कितना लिया जाता है। तो कुल मिला के अगर मैं इस पैसेज को यहाँ पर समराइज़ करने की कोशिश करूँ तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। हम जितना आयरन चाहिए वो हमें मिल रहा है, उसके बावजूद भी आयरन की डेफिशिएंसी क्यों देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। ओके, तो ये चीज़ है। एक तो पहली आप ये समझो कि एक तो ये प्रॉब्लम आपकी है कि आयरन जो है वो हमारे पास कम नहीं है, रिक्वायरमेंट हमारे पास है। दूसरी चीज़, डायट्री आयरन डेफिशिएंसी हमारे पास कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हमारी डाइट में आयरन की कमी बिल्कुल नहीं है, हमारी डाइट सही है, उसमें आयरन की कोई कमी नहीं है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। डाइट भी सही है।
तीसरा, नोर इज़ आयरन डिफिशियंसी की वजह से सिर्फ एनीमिया नहीं होता। ये बात भी मैंने बताया कि आयरन की कमी की वजह से एनीमिया हो सकता है, लेकिन एनीमिया सिर्फ और सिर्फ आयरन की डिफिशियंसी की वजह से नहीं होता। इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। विटामिन B12 हो सकता है, फोलेट, प्रोटीन, ये सब भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनीमिया के होने में। ओके, तो ये चीज़ पता लगेगी आपको। तो 3 पॉइंट यहाँ पर आपके निकल करके आए जो कि आपको आयरन डिफिशियंसी के बारे में यहाँ पर बताते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें जो चीज़ पता लगी कि भाई चलो इस वजह से नहीं हो रहा, इस वजह से नहीं हो रहा, इस वजह से नहीं हो रहा, तो फिर आयरन डिफिशियंसी इंडिया के अंदर है क्यों? तो आयरन डिफिशियंसी इंडिया के अंदर इसलिए है क्योंकि हम जो है बेसिकली डायट्री जो आयरन है उसका पुअर एब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिल रहा है। आपने अपने शरीर में आयरन को खाया, ठीक है, आपने इनटेक लिया, तो आपका जो शरीर है उस आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। ये बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल के आई है आर्टिकल के अंदर से। ओके, साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि आयरन की डिफिशियंसी इसलिए नहीं है क्योंकि डाइट में कमी है, आयरन की डिफिशियंसी इसलिए है क्योंकि एंड मोर लाइकली ड्यू टू द पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइट्री आयरन, क्योंकि डाइट्री आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा पुअर है। क्यों है? तो इसके पीछे का कुछ कारण है कि आयरन वेल एब्जॉर्ब नहीं की जा सकती क्योंकि जो आपके सीरियल बेस्ड डाइट है उसके अंदर एक तरीके का सब्सटेंस पाया जाता है जिसका नाम है फाइटेट, PHYTAT, इसका नाम याद रखना। और ये सीरियल्स में पाया जाता है, गेहूं में वगैरह में आपके ये जो राबी की फसलें होती हैं उसमें ये पाया जाता है। और ये जो है वो आपका डायट्री आयरन को बाइंड कर लेता है जिसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन रुक जाता है। ये आपको जो इंटेस्टाइन वगैरह है उसमें एब्जॉर्ब नहीं करने देता। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीते हो या फिर आप पान खाते हो तो वो भी आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है। और उसमें भी एक एलिमेंट यहाँ पर है जिसका नाम है पॉलीफिनोल, जो कि आयरन से यहाँ पर बाउंड हो जाता है और उसको एब्जॉर्ब होने नहीं देता। ये प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं, तो ये जो है वो मेन प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में याद रखना। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। ओके, तो ये चीज़ें हैं, आप इसको दूर कर सकते हो। आप सिट्रस फ्रूट ले सकते हो, ठीक है, पहला आपको आइडिया मिल जाएगा। दूसरा, बिहेवियर चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। तीसरा, आपको यहाँ पर मिलेगा कि आप जो है वो सीरियल्स को कम खाओ, आप जो है वो सीरियल्स को कम खाओ, मिलेट्स को ज़्यादा खाओ। मिलेट्स में काफ़ी भारी मात्रा में आयरन यहाँ पर होता है, आपको मिलेगा। विच विल इंक्रीज आयरन इनटेक, आयरन का इनटेक भी बढ़ाएगा, एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर बढ़ाएगा, और इसकी वजह से आपको मिलेगा कि जो कंजम्पशन है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। चिल्ड्रंस में, एडल्ट्स में जो आयरन की कमी है वो यहाँ पर पूरी हो सकती है। तीसरा तरीका ये आपको मिला मिलेट्स का, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका आयरन कंटेंट भी यहाँ पर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। मिलेट्स में सिर्फ आयरन ही नहीं होता, अब बल्कि अलग अलग और एलिमेंट भी देखने के लिए मिल जाएंगे जो मैंने हाईलाइट कर दिए। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके अलावा लिखा हुआ है मिलेट्स इज़ अ ग्रेट सॉल्यूशन, जिससे आप जो है वो अपनी आयरन डेंसिटी को बढ़ा सकते हो, मतलब आयरन इनटेक को और आयरन एब्जॉर्प्शन को यहाँ पर बढ़ा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर ये नहीं होता ना फाइटेट। ओके, तो ये समझ रहे हो ना कि क्यों इस तरीके से हमें सीरियल से लेकर के मिलेट्स पे जाना है, क्योंकि उसके अंदर फाइटेट यहाँ पर नहीं होता। राइट, अगर आप सिर्फ 100 ग्राम अपनी डाइट को यहाँ पर चेंज करते हो, राइस की जगह पर आप मिलेट वगैरह लेते हो, तो आयरन डिफिशियंसी जो है वो लगभग 50% तक कम कर सकते हो, और कैल्शियम की डिफिशियंसी को लगभग 350% तक कम कर सकते हो। और भी बेनिफिट यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, आपके शरीर में फाइटेट नहीं होगा जिसकी वजह से आपका जो आयरन एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पर बढ़ेगा, अगर आप जो है वो मिलेट्स यहाँ पर लेते हैं तो। ये चीज़ें यहाँ पर आप ध्यान में रखोगे। ओके, इवन सो दिस एंशियंट यट लोकल ग्रेन ऑफरिंग मोर देन ए सिंगल न्यूट्रेंट, मिला यहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रेंट्स हमारे शरीर में जाते हैं। ओके, विद स्ट्रेटजी डिवाइस टू एनहेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। इसके अलावा आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए और भी तकनीकें यहाँ पर खोजी जा रही हैं। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यही फोकस है कि किसी भी तरीके से जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है उसको यहाँ पर बढ़ाया जाए। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस वाले जर्नल के अंदर इस वाले इंस्टीट्यूट ने एक न्यूज़ प्रकाशित की, एक रिसर्च प्रकाशित की। इन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सारी वैरायटी हैं इंडियन फिंगर मिलेट्स की जिसकी वजह से आयरन डिफिशियंसी को यहाँ पर जो है वो कम किया जा सकता है, मतलब आयरन इनटेक और एब्जॉर्प्शन को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, और लो ग्रेन फाइटेट कंटेंट यहाँ पर हासिल किया जा सकता है। भाई आप जस्ट इतना भी समझोगे ना कि दिस फाइटेट इज़ नॉट गुड, ठीक है, ये फाइटेट हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, और ये फाइटेट सीरियल्स के अंदर में पाया जाता है, तब भी आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर समझो। तो यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी के बेस पर बाकी की चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, और ये आप इग्नोर मार सकते हो यहाँ पर।
यही सब स्टडीज़ यहाँ पर हो रही हैं कि किस तरीके से लो फाइटेट मिलेट ग्रेन्स यहाँ पर डेवलप किए जाएँ जिससे आयरन एब्जॉर्प्शन को यहाँ पर बढ़ाया जा सके। ओके, इस तरीके के अलग अलग मेथड आ रहे हैं, ये मेथड आपको यहाँ पर नहीं पढ़ने। तो ये आपकी एक सस्टेनेबल स्ट्रेटजी के रूप में है। इंडिया में बेसिकली क्या है कि इस चीज़ पर फोकस नहीं किया जा रहा कि हम फाइटेट के कंजम्पशन को यहाँ पर कम करें, सीरियल्स के कंजम्पशन को कम करें। हम फोकस कर रहे हैं आयरन फोर्टिफिकेशन पर, बायो फोर्टिफिकेशन जिसको कहते हैं। एक पर्टिकुलर तरीके का जो न्यूट्रिएंट है उसको किसी एग्रीकल्चर क्रॉप के अंदर इम्प्रूव करना, उस न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को, इसको कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। कई बार बता चुके हैं। तो आयरन फोर्टिफिकेशन यहाँ पर किया जाता है अलग अलग फूड के अंदर। अब फोर्टिफिकेशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल न्यूट्रिएंट सिस्टम को प्रमोट करती है। दिस इज़ अ सिंगल न्यूट्रिएंट अप्रोच। मतलब सिर्फ आयरन के कंटेंट को बढ़ाना है तो सिर्फ आयरन का ही बढ़ पाएगा, बाकी किसी का नहीं बढ़ पाएगा। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल न्यूट्रिएंट को प्रमोट करती है, जबकि हमें तो यहाँ पर मल्टीपल फोकस चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी चाहिए। तो यही बताया गया है कि इंडिया जो है वो आयरन फोर्टिफिकेशन पर फोकस ना करे, और इंडिया जो है आयरन फोर्टिफिकेशन के अलावा जो बेसिकली जो नेचुरल आयरन एब्जॉर्प्शन है या फिर मिलेट्स हैं उन पर फोकस करे तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर रहेगा। ओके, तो यही बताया गया है कि इंडिया के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी भी नहीं है। ओके, प्रॉब्लम है एब्जॉर्प्शन की, और हम अगर भारी मात्रा में आयरन फोर्टिफिकेशन करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में आयरन शरीर के अंदर पहुंच जाएगा, और वो भी बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि ये प्रोऑक्सीडेंट होता है। इसके अंदर क्रोनिकल बैक्टीरियाज भी यहाँ पर पैदा हो सकते हैं। ठीक है, ये आयरन एक्सेसिव हो गया तो उसके घाटे आपको यहाँ पर बताए गए हैं, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ऑलराइट, तो इस आर्टिकल के अंदर से आपको इतना सब यहाँ पर पढ़ना था। लिखा हुआ है कि नेचुरल तरीके से अगर आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट करोगे आयरन की एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम को, तो काम हो जाएगा। आयरन रिच ग्रेन्स तो हम यहाँ पर ले ही रहे हैं, तो सीरियल्स की जगह जो है वो आप मिलेट्स पर फोकस करें तो यहाँ पर काम चलेगा। हम केमिकल आयरन फोर्टिफिकेशन पर फोकस ना करें तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर रहेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपकी बताई गई हैं कि किस तरीके से जो वर्क होता है। और मिलेट्स के तो अपने अलग फ़ायदे भी हैं। आयरन कंटेंट तो ज़्यादा है ही, साथ ही साथ वाटर भी यहाँ पर कम लगता है, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट भी यहाँ पर कम होता है, और जो एग्जिस्टिंग आयरन डिफिशियंसीज़ हैं वो भी हम कम कर सकते हैं। क्रोनिक डिजीज़ में रिस्क रिडक्शन भी कम कर सकते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स है हमारी पॉपुलेशन में उनको भी कम कर सकते हैं। तो ये सारे काम कर सकते हैं अगर हम मिलेट्स के प्रमोशन को बढ़ावा देते हैं तो आर्टिकल यही कह रहा था कि इंप्रूव करें नेचुरल आयरन एब्जॉर्प्शन, यानी सिर्फ मिलेट्स का यूज़ करें, केमिकल तरीके से बायो फोर्टिफिकेशन यहाँ पर ना करें। फ्रॉम रिच आयरन ग्रेन्स जो कि मिलेट्स के जरिए आपको यहाँ पर मिलेंगे, ये एक बेटर स्ट्रेटजी है। अगर हम केमिकल आयरन फोर्टिफिकेशन करते हैं सीरियल्स का तो वो एक बेहतर स्ट्रेटजी नहीं है, उससे बेहतर स्ट्रेटजी ये वाली है, इम्प्रूविंग नेचुरल आयरन एब्जॉर्प्शन। आपको आर्टिकल समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार इतने ही आर्टिकल को दोबारा से देख लो, पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है ह्यूज गेन आयरन एब्जॉर्प्शन वॉज 3 गुना ज़्यादा आयरन एब्जॉर्प्शन मिलेगा अगर आप फाइटेट ग्रेन्स को कंज्यूम ना करो और आप मिलेट्स को यहाँ पर कंज्यूम करने की कोशिश करो। तो याद रखना, फाइटेट सीरियल्स में पाया जाता है, मिलेट्स में नहीं पाया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही सब पॉइंट जोड़ के आपके क्वेश्चन ठीक होते हैं, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन निकल करके नहीं आएगा। ओके, तो इस तरीके से जोड़ने की कोशिश करो और आगे इस तरीके से आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो ये थी आपकी पूरी मैगजीन। काफ़ी लंबी वीडियो खिंच गई, मैगजीन क्या पूरा पेज यहाँ पर था। तो ये सारे पॉइंट्स आपके काम के यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक थी, ओके, और काफ़ी कुछ काम का निकला। अगर वीडियो पसंद आई तो नीचे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।